हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 7 जेपीएससी पॉलिटी के पेपर में पूछा गया और इसमें काफी जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व जो है वो गौण हो जाते हैं। मतलब यूनिटरी एलिमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ओवर स्ट्रेसेस व्हाइल फेडरल कैरेक्टर आर अंडर एम्फेसाइज्ड। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये तो सभी लोग को पता है कि भाई जो सेंटर है उसके पास ज्यादा पावर है और प्रावधान ऐसे ऐसे हैं जो यूनिटरी फीचर्स को मतलब एम्फेसाइज मतलब ज्यादा महत्व देते हैं और जो फेडरल कैरेक्टर है उसको अंडर एम्फेसाइज करते हैं। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी हो जाएगा पीसीएस का। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो कीवर्ड पहले पहचान लिया जाए। भारतीय संविधान की बात की गई है, यूनिटरी एलिमेंट्स की बात की गई है, एकात्मक तत्व की बात की गई है, फिर आपका फेडरल कैरेक्टर यानी कि संघीय तत्व का बात किया गया है और इसको बोला गया है कि ये ज्यादा ओवर स्ट्रेस किया गया है, ज्यादा एम्फेसाइज इस पे है और जो फेडरल कैरेक्टर है वो अंडर एम्फेसाइज है। क्या आप इससे सहमत हैं? आइए अब इसको देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो जो है बेसिक कुछ अगर अच्छा कोटेशन कुछ पता है और ये कम से कम 10 से 15 कोटेशन लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना जो है ये संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। उसके बाद डीपीएसपी पे भी जो है कुछ कोटेशन है, फंडामेंटल राइट पे भी मतलब कुछ कोटेशन है। तो ऐसे जो है 12 से 15 कोटेशन याद रखने होंगे। तो केसी वेरी का स्टेटमेंट है कि भारत जो है ये क्वाजी फेडरल है। ठीक है, उसके बाद भूमिका, इसमें जो है संघवाद को डिफाइन कीजिए। संघवाद क्या होता है कि जहां जो पावर का डिवीजन है, ठीक है, जो पावर का डिवीजन है वो अलग अलग टीयर में हो, उसको संघवाद कहते हैं। और भारत में बेसिस क्या है संघवाद का? शेड्यूल 7 अनुसूची 7, जहां पे सेंट्रल लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, ये आपको जानकारी दी गई है और अनुच्छेद 246। ठीक है, साथ ही साथ भारत का जो संघवाद है वो अमेरिका के संघवाद से थोड़ा अलग है और हम लोगों ने क्या बोरो किया है? कनाडा से अपना संघवाद जो है हमारा बोरो किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लक्ष्मीकांत तो यार मेजोरिटी लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे बढ़िया रखना है। तो जो यहां बात हुई है एकात्मक तत्व या फिर जो है आपका फेडरलिज्म का, वो अल्टीमेटली बात करता है क्या? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। तो उसको एक डायग्राम बना के दिखा देना है हम लोग को कि केंद्र राज्य संबंध जो है पार्ट 11 में जो है बात करता है विधायिका संबंध के बारे में और प्रशासनिक संबंध के बारे में, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। और देखिए हर सब्जेक्ट का अपना रंग होता है। जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे का, स्कीम का, डेटा फैक्ट्स डालना जरूरी है, बार ग्राफ ये सब जो है जरूरी है। वैसे ही पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं तो कोई अगर बढ़िया कोटेशन आपके दिमाग में है उसको लिखना है। आर्टिकल, शेड्यूल आपको मेंशन करना ही करना है और यही सब चीज जो है 3-4 नंबर बाकी कैंडिडेट से दिलाएगा। तो जैसे यहां पे हम लोग विधायिका संबंध लिख दिए हैं तो थोड़ा ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 245 से लेके 255 जो है ये विधायी संबंध के बारे में बात करता है। जो प्रशासनिक संबंध है इसको 256 से 263 में इसको मेंशन किया गया है। और फिर पार्ट 12 में जो है वित्तीय संबंध आर्टिकल 268 से 293। तो ये तो सिंपल चीज है कि भाई यूनिटरी इन फीचर है क्योंकि सेंटर को जो है ज्यादा पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि भले केंद्र सूची है, राज्य सूची है, लेकिन जब आपात लगता है 352, 356, 360 तो वहां पे पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो जो है केंद्र सूची मतलब राज्य सूची पे भी जो है वो लॉ बना सकती है। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति शासन तो हम देख ही लिए उस समय भी बना सकती है। इसके अलावा जो कोई सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, रेसिड्यूरी, उस पे भी पार्लियामेंट बना सकती है। आर्टिकल 249 में अगर मतलब राज्यसभा रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से तो वो भी मतलब बना सकती है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव में भी है कि सबका अपना अपना दायरा है, लेकिन हम जानते हैं कि सेंट्रल का जो है वो थोड़ा डोमिनेशन ज्यादा है। और फाइनेंशियल में तो कहना ही नहीं है। वित्तीय संबंध में मतलब सेंट्रल का जो काम है वो लगभग 30 से 40% का रहता है और उसके पास जो टैक्स आता है वो 60 से 70% आता है और इसके विपरीत जो है वो राज्यों का चीज है। ऊपर से आर्टिकल 293 जो है वो राज्यों के बोरोइंग पावर पे जो है
लिमिट लगाती है। ठीक है, तो ये चीज तो हम जानते हैं, अब इसको दिखाएंगे कैसे। क्वेश्चन पूछा क्या? क्वेश्चन पूछा कि जो यूनिटरी फीचर है वो ओवर एम्फेसाइज्ड है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है एकात्मक तत्व पे, और जो फेडरल फीचर है वो अंडर एम्फेसाइज्ड है। तो अब दोनों फीचर को पहले दिखाइए। ठीक है, तो संघीय विशेषताएं क्या क्या है अपने संविधान में? डुअल पॉलिटी है, सेंटर पे जो है वो पीएम साहब बैठते हैं, राज्यों में जो है वो सीएम साहब बैठते हैं। ठीक है, अब लिखित संविधान है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक अभी जो डिबेट डिस्कशन चल रहा था ना कि कौन सुप्रीम है, ठीक है, संसद पार्लियामेंट सुप्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम है, तो उसी में ये कोटेशन बीच में आया था कि ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम है ना ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम जो है वो आपका संविधान है। ठीक है, इसीलिए जो बोलते हैं ना मौलिक अधिकार, तो कोई सरकार हमको जो है वो अधिकार नहीं देती है, वो मौलिक अधिकार इस वजह से है क्योंकि ये अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि हमने आपको डिस्कस किया कि जो है अलग अलग सूची है। आपका केंद्र सूची में पहले 97 सब्जेक्ट था, बढ़ के 100 हो गया है, और उसके बाद आपका जो है स्टेट लिस्ट में 66 था, वो घट के 61 हो गया है। संवर्तीय सूची में 47 था, वो बढ़ के 52 हो गया है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर है, और नॉर्मल कंडीशन में केंद्र को बस केंद्र सूची पे ही, मतलब जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस प्रोग्राम, ये सब हो गया, उसमें केवल सेंटर ही कानून बना सकता है। उसके बाद पुलिस सिस्टम हो गया, जमीन का मैटर हो गया, ये सब में जो है स्टेट ही बना सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपातकाल की सिचुएशन है या फिर कुछ वैसा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे केंद्र को यह पावर दिया गया है कि वो राज्य के सूची पे भी बना सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीमेसी ऑफ द, यहां पे अब जो सॉरी यहां पे उल्टा उल्टा हो गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका इंग्लिश यहां पे गलत लिख दिए हैं। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उस पे ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वैसा कुछ रहेगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ठीक है, ये दोनों का मतलब हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन अलग अलग हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब ये भी इसके अंदर ही आएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है। ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट एक जगह हो गया। उसके बाद जो है आपका द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, जैसे सेंटर पे जो है आपका लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, तो लोकसभा जो है इसमें तो स्टेट का वैसा नहीं है, लेकिन जो राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा में जो है लोग डायरेक्ट चुनाव, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एमपीज वहां पे जाते हैं, राज्यसभा में भी जाते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है स्टेट का मतलब दिखाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका फेडरल फीचर है। अब यूनिटरी फीचर की हम बात करें जो कि फेडरल फीचर के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब आइए हम लोग देखते हैं यूनिटरी फीचर्स, एकात्मक विशेषताएं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी हमने आपको बताया ही कि जो केंद्र है उसके पास ज्यादा पावर है, चाहे वो आपका विधायिका का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो या फिर फाइनेंशियल का हो। ठीक है, केंद्र के पास ज्यादा पावर है। डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, अमेरिका में हम देखते हैं कि वहां पे जो 50 स्टेट है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उनको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपने यहां कहा है, आर्टिकल 3 में लिखा है फॉर्मेशन एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट, तो यहां पे जो स्टेट है वो नश्वर है, उनको खत्म भी किया जा सकता है और एक राज्य से दूसरा राज्य भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे अलग अलग राज्य हैं तो उनका अलग अलग संविधान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एकल संविधान। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, आपातकाली उपबंध, हम देखते ही हैं कि जैसे आपका राष्ट्रीय आपात लगा, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 जो कि अभी तक 3 बार लग चुका है, तो उस कंडीशन में, या फिर जब राष्ट्रपति शासन लगता है आपका प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, 365, तो उस समय जो है पार्लियामेंट स्टेट का पावर ले लेता है और पार्लियामेंट जो है वो राज्य सूची पे भी कानून बना सकता है। ठीक है, हालांकि 360 में भी ये प्रावधान है, लेकिन 360 एक बार भी अभी लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपात वाला। उसके बाद एकल नागरिकता, यहां पे अगर कोई भारत का नागरिकता ले लिया तो अब उसको ऐसा नहीं है कि उसको महाराष्ट्र का, गुजरात का या बिहार का या किसी भी राज्य का अलग से जो है नागरिकता लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट, हमने अब आपको बताया ही कि कैसे अलग अलग प्रावधान के टाइम पे जो है
जैसे केंद्र सूची तो है, राज्य सूची तो है, समवर्ती सूची तो है, लेकिन आर्टिकल 249 हो गया, उसके बाद इमरजेंसी हो गया, उस समय जो है पार्लियामेंट राज्य सूची पे काम कर सकता है। कॉन्करेंट में क्या है समवर्ती सूची में कि राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र सेम सब्जेक्ट पे बना दिया ना, ठीक है, ओवरराइडिंग पावर दिया गया है सेंटर को। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये तो आप जानते ही हैं, अभी नहीं, हमेशा ये विवाद में ही रहता है कि अगर डिफरेंट पार्टी सेंटर में है और आपका राज्यों में है तो हमेशा जो है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो हम देख रहे हैं कि फेडरल फीचर्स से ज्यादा यूनिटरी फीचर्स मेंशन किया गया है, अभी और भी है लेकिन हमने इसको यहां पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो है जो यूनिटरी फीचर्स है ये ओवर स्ट्रेस है और ये जो है ये अंडर एम्फेसाइज है, लेकिन अब आइए और देखते हैं। ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब यहां पे क्या है, आपको जो है दिखाना है चेंजिंग ट्रेंड इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य का जो बदलता स्वरूप है, ठीक है, उसको दिखाना है। तो देखिए आजादी के बाद से लेके 1990 तक, जबकि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन था, प्लानिंग कमीशन, सिंगल पार्टी कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, तो इस समय क्या था, इस समय कंप्लीट जो है यूनिटरी फीचर्स एकदम ज्यादा सशक्त था, ठीक है। उसके बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, उसके बाद वैश्वीकरण हुआ, आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो है विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ा। तो कोलिशन गवर्नमेंट से क्या हुआ, गठबंधन सरकार से, कि जो अब किसी को अगर सेंटर पे गवर्नमेंट बनाना है तो उसको जो रीजनल पार्टी है, जो राज्य की पार्टी है, उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में जो है हर डायमेंशन चेंज हुआ है, वैश्वीकरण आने के बाद जो भी चीजें हैं वो बदली हैं, और ये कहीं ना कहीं जो फेडरल फीचर्स है, ठीक है, संघीय संघवाद, मतलब आपका जो संघीय जो फीचर है उसको स्ट्रांग कर रहा है। उसके बाद अगेन पंचायती राज का सशक्त होना, म्युनिसिपैलिटी, ये सब जो है, ये सब से भी जो मजबूती मिला है फेडरल फीचर्स को। और 2015 के बाद जब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, 2017 में आपका जो है जीएसटी आ गया, और जो वित्त आयोग है फाइनेंस कमीशन 14th ने जो है शेयर बढ़ा दिया राज्यों का, 42% कर दिया, 15 फाइनेंस कमीशन ने 41% कर दिया। कोविड के टाइम पे भी हम देखते हैं कि जो है सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो काफी मजबूत हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट ये बता रहा है कि अब भारत जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, जहां सेंटर और स्टेट, ठीक है, मिल के काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसको ज्यादा प्रमोट कर रहा है। शुरुआत में तो जो है आपका यूनिटरी बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं, ठीक है, खासकर अभी जो आपका जीएसटी काउंसिल आया है जिसमें 2/3 स्टेक किसका है, 2/3 स्टेक जो है वो राज्यों का है। उसके बाद 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% दिया, 15 फाइनेंस कमीशन ने 1% कम कर दिया, 41% दिया, फिर भी बहुत है। और नीति आयोग के आने से, ठीक है, प्लानिंग कमीशन में क्या दिक्कत था, टॉप टू बॉटम अप्रोच था, स्टेट्स के व्यू पॉइंट को उतना लिया ही नहीं जाता था, लेकिन नीति आयोग के आने से वो चेंज हुआ है, ठीक है, ये बॉटम टू टॉप जा रहा है। और फिर जो पैंडेमिक इतना आने लगा, जैसे अभी कोविड आया है, तो उसमें सेंटर स्टेट का जो है ये सब चीज बढ़ा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भले ऐसा प्रतीत होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब जो यूनिटरी फीचर्स है वो ओवर एम्फेसाइज है, और जो फेडरल फीचर है वो अंडर एम्फेसाइज है, लेकिन जो चेंजिंग सर्कमटेंसेज है उसमें जो कंट्री है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर अग्रसर है। तो ऐसा जो है कंक्लूजन दोस्तों डालना पड़ेगा, तब यहीं से हम लोग को बेहतर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक बार फटाफट देख लीजिए क्या है। पहले जो है कुछ कोटेशन ध्यान में रखना ही रखना होगा, जैसे प्रस्तावना पे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, उसके बाद कमिटी, वो हम लोग को ध्यान में रखना ही होगा। और सब कुछ लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है, बेस्ट बुक है यार, बेस्ट बुक, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका, तो फेडरलिज्म होता क्या है, संघवाद, ठीक है, वो थोड़ा सा बता दिया हम लोग। और जो बेस है वो क्या है, भारत में अनुसूची 7 है, आर्टिकल 246 कनाडा से लिया गया है।
उसके बाद हम सेंटर स्टेट के संबंध को जो है एक डायग्राम से ऐसे दिखा देंगे। पार्ट 11 में आपका लेजिस्लेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, विधायिका, और ये आपका कार्यपालिका वाला हो गया प्रशासनिक, और पार्ट 12 में हो गया वित्तीय संबंध हो गया। इस पे अगर आप आर्टिकल लिख दीजिएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके बाद जो है अब क्या पूछा है कि यूनिटरी फीचर जो है ओवर एम्फेसाइज्ड है और जो फेडरल फीचर है वो अंडर एम्फेसाइज है। तो दोनों को पहले बताइए कि है क्या चीज, ठीक है। संघीय विशेषताएं क्या है? डुअल पॉलिटी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। और एकात्मक क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को नष्ट कर सकता है, राज्य से नया राज्य बना सकता है। एकल संविधान है, इमरजेंसी प्रोविजन है, जिससे जो केंद्र है वो राज्य सूची पे कानून बना देते हैं। आप देखते ही हैं इमरजेंसी जो है अलग अलग टाइप की होती है, 352, 356, 360। एकल नागरिकता है, ऐसा नहीं एक बार आप जैसे सेंटर का भारत का नागरिकता ले चुके हैं तो आपको अलग अलग राज्यों का नागरिकता लेने का कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। तो मतलब हम देखते हैं तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि जो यूनिटरी फीचर्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो संघीय विशेषताएं से ज्यादा है। अब इसका जो है हम लोग लास्ट फेज में क्या देख लेते हैं कि मतलब चेंजिंग ट्रेंड जो है वो क्या रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो स्टार्टिंग में जो है यूनिटरी रहा है, प्लानिंग कमीशन जो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाता था, वन साइज फिट ऑल, सभी राज्यों के लिए एक जैसा नियम कानून बना दिया जा रहा है। सिंगल पार्टी का डोमिनेशन रहा, कांग्रेस पार्टी का। तो फिर जब एक ही पार्टी इतना अच्छे तरीके से अपना सब चीज वोट जुगाड़ कर ले रही है तो फिर वो राज्यों के प्रति क्यों ध्यान देगी, ठीक है। सेकेंड फेज बदलाव आता है भाई ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से, कोलिशन गवर्नमेंट से, गठबंधन सरकार से। अब चूंकि स्टेट पार्टी के मतलब मदद से सरकार बन रही है, रीजनल पार्टी की मदद से बन रही है, तो आपको राज्यों का भी ख्याल रखना ही रखना होगा। और एक टर्निंग पॉइंट आता है 74 संशोधन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है कि आपको हर 5 साल पे चुनाव कराना ही कराना है, जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन देना ही देना है। 74th अमेंडमेंट से आपका मतलब म्युनिसिपैलिटी ये सबको जो है संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। तो उसके बाद जो है कहानी चेंज होने लगता है और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है सेंटर स्टेट के संबंध में एक मतलब अच्छा फेज हम लोग को देखने मिलने लगता है, ठीक है। मतलब यूनिटरी से हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या यूनिटरी से बढ़ रहे हैं फेडरल की तरफ। पहले तो केवल संविधान में था, लेकिन होता है ना कि उसका वो तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब देखेंगे भी तो कि वो इंप्लीमेंट कैसे कैसे हुआ है। और अभी जब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, नीति आयोग आया, जीएसटी काउंसिल, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज रहा जीएसटी काउंसिल, ठीक है। क्योंकि इसमें 2/3 स्टैक जो है वो किसका है? राज्यों का है ना। और 14 फाइनेंस कमीशन भी जो है राज्यों का हिस्सेदारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटर का काम जो है वो 35 से 40% ही है, लेकिन उसके पास जो टैक्सेस है वो आपके आ जाते हैं 60 से 65% के आसपास। तो ये आर्टिकल 280 में है कि हर 5 साल पे जो है वित्त आयोग का गठन होगा जो कि सेंटर से राज्यों को पैसा दिलाएगा, ठीक है। तो 14 फाइनेंस कमीशन जो है 42% दिया, 15 फाइनेंस कमीशन जो है 41% दिया। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, फिर पेंडेमिक में भी हमने देखा कि कैसे सेंटर स्टेट ने मिलकर काम किया, कि ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में एकात्मक तत्व ज्यादा है और संघीय तत्व जो है वो कम है, परंतु बदलते परिवेश में देश जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की ओर अग्रसर है, ठीक है। ये जो ऐसा वाला कंक्लूजन लिख देंगे ना यारो, आराम से जो है 2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है, प्लस ये ऐसा करके जो फेज वाइज दिखा देंगे तब। लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पढ़ना है, बेसिक जो है वही है, मतलब केक वहीं से मिलेगा, लेकिन जो चेरी है ना उसके लिए करंट में क्या चल रहा है वो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एसआर बोमई में भी ये चीज बोला गया है, एसआर बोमई का भी हम लोग यहां पे डाल सकते हैं कि जहां पे ये बताया गया है कि जो भले सेंटर को जो है ज्यादा पावर है और ऐसा लगता है कि यूनिटरी फीचर का जो है ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन फेडरलिज्म भी जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये एसआर बोमई केस में भी मेंशन किया गया है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना हमको याद हो, तब जाके जो है बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। उम्मीद है आपको जो है
ये पसंद आया होगा। और अगर आप लोग भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम ही सुपर इंटेलिजेंट है, अगर आपको भी कुछ पॉइंट ऐड करना है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए कि सर ये भी पॉइंट हो सकता है, ताकि हम लोग को और भी चीज सीखने और जानने को मिले। धन्यवाद।